देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसमें पढ़ा था हमने किसको? प्रकाश को पढ़ा था कि प्रकाश क्या होती है, एक तरीके से ऊर्जा या ऊर्जा का रूप है। और हमने इसका कणीय प्रकृति में फॉर्मूला पढ़ लिया, E बराबर एच म्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था, E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। तो दो आपके फॉर्मूले थे, ये तो है आपका आवृत्ति के रूप में और ये है आपका तरंग दैर्ध्य के रूप में। पता होगा आपको कि ऊर्जा किस में मिलेगी, सब कुछ जो है कि ऊर्जा किस में मिलेगी, यानी मात्रा किस में मिलेगा, यहाँ आवृत्ति किस में रखनी है, लैम्बडा किस में रखना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। यानी एक तरीके से कहें इस फॉर्मूले का हमने दो क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रकाश जो हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड एक दो गुणधर्म और सीख लिया जाए। अगर आपसे कहा जाए कि फोटोन पर आवेश कितना होता है, फोटोन पर आवेश अगर आपसे पूछा जाए तो फोटोन पर आवेश कितना पाया जाता है या प्रकाश पर आवेश कितना होता है, तो आप क्या कहोगे कि फोटोन पर आवेश कितना होता है? शून्य। फोटोन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, और फोटोन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? उदासीन, न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल कहा जाएगा इसको? न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि उदासीन। तो फोटोन क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन का मतलब है कि इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए फोटोन पर आवेश तो बता दोगे कितना होता है? चलिए आगे हम बात करें फोटोन के द्रव्यमान की। फोटोन का द्रव्यमान, तो फोटोन का द्रव्यमान दो प्रकार से पढ़ाया जाएगा। एक तो कभी पूछा जाता है आपसे विराम द्रव्यमान, एक तो क्या पूछा जाएगा? विराम द्रव्यमान। विराम का मतलब समझ गए आप? रुका हुआ अवस्था में, ठीक है। रुकी हुई अवस्था में जो द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? विराम द्रव्यमान। तो ये हो गया विराम द्रव्यमान। और एक पूछा जाएगा आपसे गतिक द्रव्यमान, क्योंकि प्रकाश आपको मालूम है कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, तो प्रकाश आपको रुकी हुई अवस्था में उपस्थित नहीं मिलता है, रुकी हुई अवस्था में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकाश का या फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना माना जाता है? शून्य है। कितना बताओगे आप विराम द्रव्यमान इसका? शून्य है। वहीं हम गतिक द्रव्यमान की बात करें तो गतिक द्रव्यमान के लिए हम लोग काम करेंगे किसका? गतिक द्रव्यमान के लिए देखिए फोटोन का गतिक द्रव्यमान, इधर देख लेते हैं फोटोन का गतिक द्रव्यमान। तो कल मैंने आपको आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध बताया था, ठीक है। क्या बताया था बताइए? E बराबर mc², यही था। यहाँ पे ये भी किसके ऊपर अप्लाई होता है? प्रकाश के ऊपर लागू रहेगा। ये फॉर्मूला भी ऊर्जा का जो फॉर्मूला है E बराबर mc², ये किसके ऊपर लागू होगा? प्रकाश के लिए लागू होगा। यहाँ से m अगर निकालूंगा तो m बराबर क्या आएगा? ऊर्जा अपॉन में c²। समझ में आ रहा है आपको? यही है आपका गतिक द्रव्यमान का फॉर्मूला। प्रकाश का कभी आपसे गतिक द्रव्यमान पूछा जाए तो किस सूत्र को लगा करके आप निकाल सकते हो? m बराबर E/c²। E यहाँ पर क्या है? ऊर्जा। E यहाँ पर क्या है? ऊर्जा आपको बता दी जाएगी, ठीक है। वहीं C आपको मालूम है कि सर निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति। बोलो प्रॉब्लम है क्या? सर प्रकाश की चाल की अगर बात करें E बराबर तो एच म्यू भी होता है, तो E बराबर एच म्यू होता है। यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो M बराबर क्या हो सकता है? एच म्यू अपॉन में। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कभी आपको आवृत्ति दी जाए और पूछा जाए कि फोटोन का द्रव्यमान निकालिए तो निकाल सकते हो क्या? आवृत्ति यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, H हम जानते ही है, c² हम जानते ही है, ठीक है। आवृत्ति अगर दी हो तो द्रव्यमान निकाला जा सकता है। आवृत्ति आपको अगर दे दी जाए, H अपन जानते हैं, C अपन जानते हैं, रख देंगे वैल्यू तो द्रव्यमान निकल जाएगा। और आप चाहो तो इसको जो है म्यू बराबर आपको पता है C अपॉन में क्या होता है, तो अपन इसको खोल सकते हैं और भी कि सर H और C अपॉन लैम्बडा, और नीचे कौन था पहले से ही? c² था। तो C से C क्या हो जाएगा? तो यहाँ से M बराबर क्या आ जाएगा? M बराबर आएगा आपका H अपॉन में लैम्बडा C। तो अगर आपको तरंग दैर्ध्य भी दे रखी हो तो आप प्रकाश का द्रव्यमान या फोटोन का द्रव्यमान निकाल सकते हो गतिक अवस्था के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना किसके लिए? गतिक द्रव्यमान के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें
फोटोन पर आवेश क्या होता है? फोटोन पर कभी आपसे विराम द्रव्यमान पूछा जाए तो क्या बताओगे? 0 होता है सर, फोटोन का कोई विराम द्रव्यमान नहीं होता। कारण क्या है उसका? क्योंकि फोटोन या प्रकाश कभी भी विराम अवस्था में उपस्थित नहीं होता। वहीं गतिक द्रव्यमान की बात करें तो गतिक द्रव्यमान हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, E=mc², जिसे कहा था हमने आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। यहाँ से m अगर निकालेंगे तो ये अपन में क्या हो गया? c²। ये अपन जानते हैं ऊर्जा है। प्रकाश की ऊर्जा अगर दे दे तो उसमें हम c² का भाग दे के द्रव्यमान निकाल सकते हैं। प्रकाश की आवृत्ति अगर दे दे तो उसको h से मल्टीप्लाई और c² से भाग दे के द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये कौन से द्रव्यमान है आपके? फोटोन के गतिक द्रव्यमान। समझ में आया नहीं आया? छाप लो। आगे बात करते हैं फोटोन की तीव्रता की या प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश की आवृत्ति हमने देख ली, तरंगदैर्घ्य देख ली, ऊर्जा देख ली, प्रकाश के ऊपर आवेश कितना होता है ये देख लिया, प्रकाश का द्रव्यमान देख लिया। अब बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता अगर आप देखोगे तो आपको 2 पार्ट्स में तीव्रता दिखेगी, ठीक है? यानी कि एक तो कणीय प्रकृति में और एक तरंग प्रकृति में। आपने देख लिया था प्रकाश की कितनी प्रकृति है? 2। तो कणीय प्रकृति में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है और तरंग प्रकृति में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो कणीय प्रकृति के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो देखिए फोटोनों की जो संख्या होती है, प्रकाश की तीव्रता कणीय प्रकृति के अनुसार क्या होती है? फोटोनों की संख्या। फोटोनों की जो संख्या होती है वही क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता होती है। फोटोन हमने किसको कहा था? याद होगा आपको, मैक्स प्लांक के अनुसार जो प्रकाश है वो कणों के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है। तो इन पैकेट्स को ही हमने क्या कहा था? फोटोन कहा था। प्रकाश के इन पैकेट्स को हमने क्या कहा था? फोटोन कहा था। तो फोटोनों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी तीव्रता भी क्या होगी? तो प्रकाश की तीव्रता कणीय प्रकृति के अनुसार क्या होती है? फोटोनों की संख्या अधिक होगी तो प्रकाश की तीव्रता भी क्या होगी? कौन सी प्रकृति में? अच्छा, तरंग प्रकृति में प्रकाश की जो तीव्रता है वो दी जाती है I बराबर कैपिटल E/A/T सूत्र से, ठीक है? इस सूत्र से दी जाती है। तरंग प्रकृति में प्रकाश की तीव्रता किस सूत्र द्वारा दी जाती है? I बराबर कैपिटल E/A/T। याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा, यहाँ पर E क्या है? तो E होती है उसकी ऊर्जा। E क्या है? ऊर्जा। कैपिटल A क्या है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। और T क्या है? समय यानी कि टाइम, ठीक है? डेफिनेशन अगर आप बनाने जाओगे तो क्या करोगे कि किसी वस्तु या सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जो एरिया है उसको हमने कितना कर दिया है? 1 मीटर स्क्वायर यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड यानी कि टाइम को हमने क्या कर दिया है? 1 सेकंड कर लिया है। तो किसी वस्तु या पृष्ठ या सतह के इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? उसकी तीव्रता कहा जाता है। एरिया और टाइम को हमने क्या कर लिया है? एकांक बना दिया। किसी वस्तु, सतह या पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? उसकी तीव्रता। कौन सी प्रकृति में? तो तरंग प्रकृति में तीव्रता किसके बराबर होती है? I बराबर E/A/T। इस स्थिति में जो आपकी ऊर्जा होगी वही किसके तुल्य होगी? तीव्रता के तुल्य होगी, ठीक है? तो तरंग प्रकृति के अनुसार प्रकाश की तीव्रता का सूत्र याद कर लोगे। तीव्रता किसके समानुपाती है? यहाँ पे ऊर्जा के। प्रकाश की जो तीव्रता है यहाँ पे वो किसके समानुपाती आ रही है? ऊर्जा के। और आपको मैंने बताया कि ऊर्जा किसके समानुपाती आ रही है? आवृत्ति के। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि तीव्रता यहाँ पर किसके समानुपाती होती है? और आपको ये पता है कि ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो तीव्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई? कौन से सिद्धांत के अनुसार? तरंग प्रकृति के अनुसार। इस सूत्र के अनुसार तरंग प्रकृति के अनुसार जो तीव्रता है वो ऊर्जा के समानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती और तरंग दैर्घ्य के क्या आएगी? व्युत्क्रमानुपाती आएगी। जबकि कणीय प्रकृति के अनुसार क्या होगी? फोटोनों की संख्या। केवल संख्या बढ़ाइए और तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है ये? उतारो इसको। तो देखिए इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया किसको भी? प्रकाश को। टॉपिक था हमारे पास में क्या? प्रकाश विद्युत प्रवाह। पढ़ना क्या है हमको?
प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है? आगे चले हम लोग किसके ऊपर? विद्युत। तो विद्युत के लिए मैंने आपको बताया था क्या? आवेश। विद्युत का मतलब मैंने किससे बताया आपको? आवेश से। और आवेश के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। आवेश के लिए क्या पढ़ते हैं? और विद्युत धारा अगर प्रवाहित करनी होती है तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा कौन प्रवाहित करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? तो समझिए कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? परमाणु से मिलकर के बना होता है। और परमाणु के पास में क्या क्या होते हैं कि कक्षाओं में तो सर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्षाओं में चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु की कक्षा में, ये नाभिक के साथ में एक आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। और ये भी आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में ही चक्कर लगाता है। इसके ऊपर वाली कक्षा की बात करें तो उसमें अलग ऊर्जा से चक्कर लगा रहा है। इससे अलग कक्षा की बात करेंगे तो उसमें अलग ऊर्जा से चक्कर लगा रहा है। तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होती है? एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिससे वो नाभिक के साथ में क्या होता है? बंधा होता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना होता है तो क्या करना पड़ता है? आपको मालूम है कि सर ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा अवशोषित करके वो कहाँ जाता है? उच्च कक्षाओं में जाता है। ऐसे अगर हम लोग ऊर्जा ज़्यादा दे देंगे तो वो कहाँ पर चला जाएगा? चालन कक्षा में चला जाता है। कहाँ पर जाएगा? चालन कक्षा में चला जाता है। और उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन जो है वो मार्केट में नहीं आता है, दुकान पे बिकने के लिए नहीं आता। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वहाँ से कि जो बंधित नाभिक के साथ जो बंध बना रखा था उससे मुक्त हो जाता है। और कहाँ पहुँच जाता है? वो चालन कक्षा में चला जाता है। चालन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और चालन कक्षा से पहले जितनी भी कक्षा होती है, संयोजी कक्षा हो गई, प्रथम द्वितीय जो कक्षा होती है जिनमें ये बंधित अवस्था में चक्कर लगाता है, तो वहाँ क्या कहलाता है? ये बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बंधित इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा का प्रवाहन नहीं करता। बंधित इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाहन नहीं करता। कौन करता है? तो हमें विद्युत अगर प्राप्त करनी है तो क्या चाहिए अपने को? और वो कहाँ से मिल सकता है बेटा? परमाणु से। वो कहाँ से मिल सकता है अपने को? और परमाणु से अपने को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। परमाणु से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या देनी पड़ती है? यानी कि ऊर्जा ग्रहण करके वो कहाँ जाएगा? चालन कक्षा में। कहाँ जाएगा वो? तो अच्छा, हमने थोड़ी बहुत ऊर्जा जैसे इसको दे दी मान लो, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया है? अब चालन कक्षा में चला गया। तो मैंने अभी कोई ऐसा कोई पदार्थ ले लिया, मान लो अभी कि ये कोई पदार्थ है। ये क्या कोई पदार्थ हो गया जो किससे मिल करके बना होगा? परमाणु से। परमाणु के पास में क्या होगा? नाभिक। और नाभिक के साथ उसके पास में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। मान लो हमने किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे करके चालन कक्षा में उसको रख रखा है। अब अगर इसको मान लो, अब मैंने इन परमाणु को जैसे कोई क्रिस्टल पदार्थ ले लिया, और पदार्थ कौन सा लिया है? मोस्टली हम लोग काम में लेंगे पदार्थ या जो है वो कौन सा? धातु। मोस्टली हम लोग किसको काम में लेंगे? धातुओं को काम में लेंगे। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रॉपर्टी होती है, इनका गुणधर्म होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती हैं। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो मान लो ये कोई धातु मान लिया मैंने, और धातु की जो ये संरचना होती है ये होती है धात्विक क्रिस्टल। मतलब धातु के परमाणु जो है मिलकर के जो संरचना बनाते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? धात्विक क्रिस्टल कहलाती है। तो ये कोई क्रिस्टल हो गया एक तरीके से धातुओं का। परमाणु है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रखा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रखा है? मुक्त हो रखा है। लेकिन इस क्रिस्टल से बाहर तो नहीं है, अभी भी खाए वो अंदर है। अब मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल से बाहर भेजना है, क्रिस्टल से क्या भेजना है मुझे? तो मुझे इसको क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को किसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं बताइए? मुक्त इलेक्ट्रॉन को कहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ? ये धातु मान लो, धातु के क्रिस्टल की सतह हो गई। ये धातु क्रिस्टल की क्या हो गई भाई? सतह हो गई, या उसका क्या हो गया? मतलब बाहर का पृष्ठ हो गया, ये सतह हो गई।
तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त तो पहले हो चुका अंदर, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को इस धात्विक क्रिस्टल से क्या करना है, मुझे बाहर निकालना है। उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, कंफर्म है। हर ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा दे दो वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है। आप ऊर्जा, एक निश्चित ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एक भाई जैसे मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पे, किस पे बाहर निकलेगा, मतलब तो मैं अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देता क्रिस्टल को या मुक्त इलेक्ट्रॉन को, तो बाहर निकल जाता है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर ये बाहर निकल जाता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तो निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा। कम से कम कितनी ऊर्जा मुझे देनी पड़ेगी इसको, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसके बाद अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दूंगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का धात्विक क्रिस्टल से बाहर निकलना किस ऊर्जा पर प्रारंभ हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर। इससे ज़्यादा अगर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। तो इन सब में न्यूनतम कौन सी है, जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसको कहा जाता है इस धातु का या इस वस्तु का या क्रिस्टल का कार्यफलन। क्या कहा जाता है इसको, कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है इसको, वर्क फंक्शन इसको कहा जाता है, कार्यफलन कहा जाता है। तो किसे कहोगे कार्यफलन, बताइए। देखिए किसी धात्विक क्रिस्टल से या धातु से, वस्तु से, पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली, बाहर से दे रहे हो आप, दी जाने वाली आवश्यक क्यों बोला, क्योंकि 1 2 इन 4 2 इन पे निकला थोड़ी था, तो ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, न्यूनतम क्यों बोला मैंने, क्योंकि 7 6 इन सब में वो कौन सी न्यूनतम वैल्यू जिससे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु, धातु या पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन को डिनोट करते हैं फाई से या डब्ल्यू से, फाई से या फिर यानी कि डब्ल्यू या फिर हो जाएगा। हम ऊर्जा देंगे कहाँ से, कार्यफलन तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब कार्यफलन की अगर थोड़ी सी और मैं बात करूँ तो ये जो है, अब यहाँ पर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने ऊर्जा दी। अब किसी धातु का ये सतह क्या होगा, कितना मोटा होगा, किस धातु का मतलब पतला होगा, ये तो उस धातु के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्या है कि इसको बाहर निकालने के लिए मतलब सभी धातुओं के लिए सेम ऊर्जा की आवश्यकता। मान लो जैसे मैंने कोई निकल क्रिस्टल ले लिया होता, निकल धातु का क्रिस्टल ले लिया होता, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल रहा हूँ। फिर मैंने ले लिया, मान लो कि जैसे कैल्शियम धातु का मैंने क्रिस्टल ले लिया, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ, तो दोनों के लिए मुझे एक ही ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या, नहीं। मेरे कहने मतलब इसका कार्यफलन सेम होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। तो कार्यफलन क्या हो जाएगा इसका, तो पदार्थ बदलते ही या परमाणु बदलते ही कार्यफलन क्या हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि भाई सतह का इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को किस एनर्जी के साथ बांध रखा है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें वो किस पर डिपेंड करेंगी, पदार्थ पर डिपेंड करेंगी। पदार्थ बदलते ही कार्यफलन बदल तो अलग अलग पदार्थों के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब एक ही ऊर्जा से सभी धातुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला जा सकता। अलग अलग धातु क्रिस्टलों का या अलग अलग वस्तुओं का कार्यफलन अलग अलग होता है, हो जाएगा। तो कार्यफलन का मान ये कह सकता हूँ केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। किस पर, पदार्थ बदलते ही उसका कार्यफलन बदल। तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि कार्यफलन किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये तापमान पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, ऐसा क्यों, तो देखिए तापमान से ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वहाँ से ताप से कुछ ऊर्जा लेकर के क्या हो गया हो, मुक्त हो गया हो। तो फिर कुछ तो उसके पास ताप से ऊर्जा आ गई, उसके बाद मुझे जो ऊर्जा देनी पड़ेगी कम देनी पड़ेगी। एक तो मैं टोटली ऊर्जा दे रखा होता और एक बार कुछ मुझे ताप से मिल गई और बाकी मैंने बाहर से दी, तो कम देनी पड़ेगी पहले की तुलना में। तो ये कुछ रूप में किस पर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें आप याद रखना कि कार्यफलन जो है वो पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करता है। किससे डिनोट करेंगे इसको हम लोग, फाई या फिर डब्ल्यू से। अच्छा, ऊर्जा कहाँ से दोगे आप, तो इससे पहले मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया। प्रकाश में क्या थी, ऊर्जा थी। प्रकाश में क्या थी, तो प्रकाश से हमने क्या ले ली, ऊर्जा ले ली, ठीक है।
ये जो ऊर्जा आ रही है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सभी ऊर्जा मैं कहाँ से लेके आऊँगा? प्रकाश से। यहाँ ये सभी ऊर्जाएं किससे आएंगी? तो प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर भाई प्रकाश की ऊर्जा, ये आवृत्ति है, आवृत्ति बदलते ही ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 5 जूल के लिए जो आवृत्ति होगी फिक्स होगी, नहीं होगी, मतलब ये कार्यफलन वाली आवृत्ति जो है निश्चित हो जाएगी। तो ऊर्जा जो है वो किसके रूप में होगी? जो हम दे रहे हैं वो प्रकाश की ऊर्जा के रूप में ही। तो कार्यफलन जो होगा आपका ये किसके रूप में रहेगा? प्रकाश की ऊर्जा के रूप में ही, मतलब फॉर्मूला इसका क्या होगा? E बराबर h में रहेगा। लेकिन फिर प्रकाश की ऊर्जा और कार्यफलन में क्या डिफरेंस रहेगा? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? नॉट। ये हो जाता है आपका देहली आवृत्ति। ये क्या होता है? देहली आवृत्ति होता है। ये हो गई आपकी देहली आवृत्ति, क्योंकि देहली आवृत्ति किसको रिप्रेजेंट कर रही है? केवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कार्यफलन की जो ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बाद वाली भी नहीं। और इसके जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना प्रारंभ होता है उसको डिनोट कर रही है, उसकी आवृत्ति को डिनोट कर रही है कौन? और इसकी जो ऊर्जा होती है वही क्या है आपका? समझ में आया? तो ये जो है जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, स्टार्ट होता है, वो तो हो गया आपका कार्यफलन। और उसकी जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? देहली आवृत्ति। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो आप कार्यफलन की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी या नहीं हुई? समझिए दोबारा। किसी वस्तु, धातु या पदार्थ या धात्विक क्रिस्टल से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन जो है ये किसके समानुपाती आ रहा है? देहली आवृत्ति के। h तो नियतांक है, तो आवृत्ति बदलते ही कार्यफलन क्या हो जाएगा? तो यहाँ देहली आवृत्ति की डेफिनेशन बनाओगे आप। भाई जो काम कार्यफलन कर रहा है वो काम एक तरीके से कौन कर रही है? देहली आवृत्ति, क्योंकि ऊर्जा या कार्यफलन बड़ा कौन रहा है? देहली आवृत्ति। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो कार्यफलन की डेफिनेशन में जो आपने ऊर्जा बोला है वहाँ पर आपको आवृत्ति बोल देना है, जहाँ आपको कार्यफलन बोला है वहाँ आपको देहली आवृत्ति बोल देना है। तो सुनिए, किसी वस्तु, धातु या पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को, दी जाने वाली आवश्यक न्यूनतम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति की डेफिनेशन क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी? म्यू नॉट की परिभाषा। अच्छा, म्यू नॉट क्या होता है सर? C/λ। अब यहाँ स्पेशल दिखाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा? तो इसको अगर रखूँगा तो फाई बराबर या W बराबर क्या आएगा? hc/λ। क्लियर है क्या? ये होता है आपका देहली तरंगदैर्ध्य। ये क्या होता है? कार्यफलन से संबंधित जो आवृत्ति है उसको बोल दिया गया देहली आवृत्ति। कार्यफलन से संबंधित जो तरंगदैर्ध्य होती है उसको बोल दिया गया देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो कार्यफलन जो आ रहा है वो आवृत्ति देहली तरंगदैर्ध्य के तो क्या आता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या होगा? तो आवृत्ति के लिए जो हम लोग बोलते हैं कि न्यूनतम आवश्यक, ये आवश्यक न्यूनतम बोलते हैं, वही देहली तरंगदैर्ध्य मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आवश्यक अधिकतम। क्योंकि ये जब अधिकतम होगा, इन सभी की बात कर रहा हूँ, इन सब में अधिकतम होगा, है ना? इन सब का ये इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? इन सभी में अधिकतम इसका होगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य इसकी अधिकतम होगी तभी तो इसकी आवृत्ति न्यूनतम हो पाएगी इन सब से। और इन सब से न्यूनतम होगी, इसका मतलब इसका कार्यफलन क्या होगा? मतलब ऊर्जा जो है वो इन सब से तो क्या होगी? कम होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देहली तरंगदैर्ध्य की भी यहाँ से परिभाषा हम बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको क्लियर है? तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास फाई बराबर h म्यू नॉट, या हम कहें फाई बराबर hc/λ नॉट। क्या एक तरीके से प्रकाश की जो ऊर्जा है या फोटोन की ऊर्जा मैंने पढ़ाई थी वैसा के वैसा फॉर्मूला मिल रहा है? नहीं मिल रहा? लगाना आ जाएगा आपको। आवृत्ति किस में रखनी है बताओ? हर्ट्ज में। कार्यफलन किस में मिलेगा मुझे? यहाँ से जूल में। लैम्बडा किस में रखोगे? यहाँ से लैम्बडा नॉट जो है देहली तरंगदैर्ध्य किस में रखोगे? मीटर में। कार्यफलन किस में मिलेगा? और जूल को कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया जाए तो याद है आपको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल। आया समझ में? नहीं आया? कार्यफलन की परिभाषा क्लियर है? किस पर डिपेंड करता है? क्लियर है? देहली आवृत्ति क्लियर है? फॉर्मूला वगैरह